समझ बात है नहीं? ओके जी। तो इसकी पैथोलॉजी में जितने लेक्चर्स हुए हैं, अगर किसी ने कंप्लीटली लिखे हैं तो वो फिर ग्रुप में शेयर करें, ताकि जिन लोगों से मिस हुआ है वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बस बात है नहीं, हाँ हर एक पॉइंट लिखा करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है जी, दैट इज सिंपली नोन एज यूटीआई। हर एक बंदा अपना नोट्स बनाए और इधर फोकस के साथ लेक्चर को देखे, ठीक है। यूटीआई का मतलब यह है कि द इन्फेक्शन एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, यूटीआई कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिखें, द इन्फेक्शन occurring anywhere in urinary system is referred as UTI। ठीक है जी। एक्चुअली नाम से पता चलता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर कहीं पे भी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, यूटीआई कहेंगे। एक्चुअली यूटीआई के जनाब दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, अपर यूटीआई एंड नीचे लेके लोअर यूटीआई। जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो आप लोग को बताया जाता है कि द पेशेंट इज डायग्नोज फॉर अपर यूटीआई और द पेशेंट डायग्नोज फॉर लोअर यूटीआई। तो फिर वहाँ पे एज अ यंग डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि अपर यूटीआई क्या है और लोअर यूटीआई क्या है। अब इसकी एक डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं। देखें, यूरिनरी सिस्टम के अंदर चार चीज़ें आती हैं। यूरिनरी सिस्टम में फर्स्ट इज किडनी, क्योंकि किडनी का काम यह है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करना और यूरिन फॉर्मेशन करना। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट थिंग इज किडनी। अब किडनी को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल सिंपल डायग्राम के जरिए, किडनी प्रेजेंट इन द लंबर एरिया। ये कहाँ पे है, लंबर एरिया। अब दोनों साइड पे किडनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों से कोई ये सवाल करे कि दोनों किडनी एक ही पोजीशन में होते हैं या नहीं, हाँ जी, लेफ्ट किडनी इज अ बिट अपर देन राइट किडनी, क्योंकि जो राइट किडनी है वो लीवर के साथ है। लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, उसकी वजह से राइट किडनी इज अ बिट बिलो देन द लेफ्ट किडनी। क्लियर है। अब किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना है एंड दैट हेल्प इन द ब्लड फिल्ट्रेशन। जब ये यूरिन बनाए तो फिर उसको नीचे ट्रांसफर करना, ये किसका काम है, यूरेटर। तो दीज आर कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर्स इन ह्यूमन एडल्ट आल्सो 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। और ये दोनों यूरेटर्स फिर आपस में इकट्ठे होते हैं और ये एट द एंड आकर एक जगह पे ओपन होते हैं, विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। क्लियर है। तो दिस इज अ ब्लैडर, और फिर ब्लैडर से जनाब क्या स्टार्ट होता है, यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, उसको समझने की कोशिश करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन चार चीजों को हम कहते हैं रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। अब देखें, एक्चुअली एक एक फंक्शन को अगर हम देखें, फर्स्ट फंक्शन में यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन सिंथेसिस, ये किसका काम है, किडनी। फिर यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाना, ये किसका काम है, यूरेटर। ये मस्कुलर ट्यूब होता है, इसका काम यह है कि जस्ट ओनली टू टेक यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड गिवन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर ब्लैडर का काम यूरिन को स्टोर करना है। क्या करना है, स्टोर करना है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसी भी टाइम कुछ ml तक यूरिन जरूर होती है, लेकिन अगर वो एक सर्टेन लिमिट पे पहुंच जाता है तो फिर इंट्रा यूरिनरी ब्लैडर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर हमें सेंस होता है कि वी शुड यूरिनेट, लेकिन ब्लैडर का काम यूरिन को क्या करना है, स्टोर करना है, और यूरिथ्रा का काम यूरिन को एक्सपेल करना है। क्लियर है। अब ये चार चीजें, इनमें से कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको एज अ होल हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
अब अगर डॉक्टर ये कहे अल्ट्रासाउंड में या लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर पता चले कि इन्फेक्शन या किडनी के अंदर है या कहाँ पे है, यूरेटर में है, फिर से सुन ले, इफ द इन्फेक्शन लाइज इन द किडनी आर ऑफ यूरेटर, इसको हम अपर यूटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर यूटीआई। लेकिन अगर इन्फेक्शन कहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में है, तो उसको हम लोअर यूटीआई कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई के अंदर आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है कि जो अपर यूटीआई है इसके अंदर जो इन्फेक्शन है या तो जनाब वो कहाँ पे होगा, किडनी में, प्लस या वो इन्फेक्शन कहाँ पे होगा, दैट इज यूरेटर, तो यूरेटर में होता है। तो यहाँ पे लेके इट मे बी इन द यूरेटर। लेकिन लोअर यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन लाइज इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर प्लस या जनाब किसके अंदर हो सकता है, यूरेथ्रा के अंदर हो सकता है। क्लियर है? तो प्लीज रिमेंबर कि someone ask you कि what is the difference between upper UTI and lower UTI, तो इसके जनाब एरिया पे डिपेंड करता है। आखिर में एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि which of the following is least likely prone for यूटीआई। वो कौन सी पार्ट है जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं? अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर टोटल कितनी चीज़ें हैं? 4। इन 4 में से सबसे ज़्यादा जो कम इन्फेक्शन हो सकता है वो किस में होता है? यूरेटर के अंदर। तो यहाँ पे लेके कि द लीस्ट लाइक एरिया इन यूरिनरी सिस्टम देयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लो, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि जो यूरेटर है ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब का काम ऊपर से यूरिन लेकर नीचे लेके जाना। तो उसमें यूरिन किधर जा रहे? डिसेंडिंग फैशन में, टुवर्ड द ग्रेविटी जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ भी जाए, बैक्टीरिया, तो फिर इसके ऊपर अगर यूरिन आ जाए तो बैक्टीरिया स्टे कर सकेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो यूरिन इस बैक्टीरिया को फ्लश करके कहाँ पे लेके आएगी? ब्लैडर के अंदर। तो एक्चुअली इस यूरेटर का काम है ट्यूब, इसका काम ट्यूब का है, ये सिर्फ यूरिन की फ्लो में काम करता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया स्टेसिस की चांसेस क्या होती है? कम होती है। इसलिए इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर इन्फेक्शन के सबसे कम चांसेस हो सकते हैं तो किस में होते हैं? यूरेटर के अंदर हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसको किडनी स्टोन होते हैं। क्या होते हैं? किडनी स्टोन। तो अगर गलती से ये स्टोन किडनी से निकल जाए तो किस में स्टक हो सकता है? यूरेटर के अंदर। तो यूरेटर इज द साइट फॉर स्टोन स्टकिंग बट इट इज द लीस्ट कॉमन साइट फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन। क्लियर है कि नहीं? और इसका वजह यह है कि इसमें हर टाइम यूरिन की फ्लो होती है, तो जब भी यूरिन की फ्लो होगी तो उसमें बैक्टीरियल स्टेटस के चांसेस क्या होते हैं? वो कम होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे बुक के अंदर 2 कंडीशन लिखी है, एक अपर यूटीआई से लिया है और एक लोअर यूटीआई। अब हेडिंग दे दे अपर यूटीआई। तो अपर यूटीआई के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मेजर टाइप जो बुक ने लिखा है, ताकि उसमें से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए हैं। तो अपर यूटीआई में अपर यूटीआई, और बार बार लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज एवरीवन नो कि एनी इन्फेक्शन विच अफेक्टिंग प्राइमरीली किडनी आर यूरेटर, इसको क्या कहते हैं? अपर यूटीआई। बुक के अंदर जो अपर यूटीआई का एग्जाम्पल लिखा है दैट इज कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस। इसको क्या कहते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस। अब देखिए पाइलोनेफ्राइटिस नाम से पता चलता है, पाइलो इज द वर्ड यूज फॉर, यहाँ से देखे इस पाइलो का मतलब ये है रीनल पेल्विस। इसका मतलब क्या है? रीनल पेल्विस। तो इसको स्प्लिट कर जाए, वेरी इजी। पाइलो से मुराद ये है रीनल पेल्विस। नेफ्राई का मतलब ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से यहाँ पे मुराद किडनी है, क्योंकि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द किडनी स्टार्ट नेफ्रॉन। और आइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन है। तो इसका मतलब ये है कि पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी किडनी के अंदर, किस पार्ट की? रीनल पेल्विस। तो a condition characterized by inflammation in the kidney, especially within the renal pelvis, is known as pyelonephritis. आपको हॉस्पिटल में पूछा जाता है कि this patient is diagnosed for pyelonephritis. Now what is the infection site? तो आप लोगों ने बताना है कि सर पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है किस ऑर्गन के अंदर? किडनी में। और किडनी के जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन होती है दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। इसको क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। तो पाइलोनेफ्राइटिस का मसला कहाँ पे है? किडनी।
और किडनी के अंदर इन्फेक्शन को हम अपर यूटीआई कहते हैं कि लोअर? अपर, इसलिए पाइलोनेफ्राइटिस इज द एग्जांपल ऑफ अपर यूटीआई। समझ गए क्या नहीं? ये पॉइंट याद रखें। तो डेफिनेशन लेके, डेफिनेशन में आप लोगों ने लिखना है कि अ कंडीशन characterized by inflammation of renal pelvis in the kidney typically, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टिपिकली स्पेयरिंग से मुराद ये है कि नॉट इन्वॉल्विंग द ग्लोमेरुलाई। इसमें नेफ्रॉन के अंदर कौन सा एरिया इन्वॉल्व नहीं होता? ग्लोमेरुलाई। अगर ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हो जाता तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलो। लेकिन ये पाइलोनेफ्राइटिस है, तो पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर स्पेसिफिकली जो एरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। वो क्या होता है? रीनल पेल्विस। स्पेयरिंग ग्लोमेरुलाई एंड वेसल, मतलब किडनी को जो ब्लड वेसल आती है, एफरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल, वो सारे के सारे किडनी के वेसल्स है, तो वो भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो पाइलोनेफ्राइटिस सिंपल याद रखें वो कंडीशन है जिसमें किडनी के अंदर कौन सी पार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है? रीनल पेल्विस। लेकिन इसमें नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलाई और वेसल जो है वो डैमेज नहीं होती। ग्लोमेरुलाई का काम क्या है? फिल्ट्रेशन है। तो पाइलोनेफ्राइटिस पेशेंट के अंदर जीएफआर को इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब इसमें लिखे व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर, किन लोगों के अंदर पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं? व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर लेके असेंडिंग यूटीआई। एक क्या होता है? असेंडिंग यूटीआई। अब असेंडिंग यूटीआई से मुराद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? असेंडिंग का मतलब कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाती है दैट इज नोन एज असेंडिंग। अब इधर देखें, कभी कभार क्या होता है कि देयर इज अ बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, द वर्ड इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। ये नाम सुना है कि नहीं? कोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया एक जगह पे आकर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, और वहाँ पे बैक्टीरिया रिजाइड करे। इन सब एरिया के अंदर यूरिन की जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होती है? ब्लैडर में। तो जहाँ पे यूरिन ज़्यादा देर तक कड़ा होगा उसके अंदर बैक्टीरियल स्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब देखें, कभी कभार क्या होता है कि बैक्टीरिया कोलोनाइज इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, और ये बैक्टीरिया जब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके किस में चली जाती है? यूरेटर। अब यूरेटर के अंदर तो ये स्टे नहीं कर सकती, लेकिन चांस मिलने के बाद ये यूरेटर से ऊपर जाकर किस में पहुंच जाती है? किडनी में। और किडनी का वो पार्ट जहां से क्या स्टार्ट होता है? यूरेटर। इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 90% ऑफ द पीपल हैव कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली इन द यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन विद द टाइम दिस बैक्टीरिया गोइंग अप इन द यूरेटर एंड रीचेस टू द किडनी, और किडनी के अंदर फिर अपनी ग्रोथ बढ़ा के रीनल पेल्विस की डैमेज करता है विच लीड टू पाइलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन किडनी में हुआ है ये बैक्टीरिया इसको डायरेक्ट मिली है या ब्लैडर से मिली है? ब्लैडर से। और ब्लैडर से अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग यूटीआई। क्लियर है क्या नहीं? तो जिन लोगों को अपर यूटीआई होती है 90% उन लोगों को पहले से लोअर यूटीआई होती है। बात समझ गए क्या नहीं? उन लोगों को या यूरेथ्रा का मसला होता है या ब्लैडर का, और यहाँ से इन्फेक्शियस मटेरियल ऊपर जाकर किसको डैमेज करती है? किडनी को डैमेज करती है। आप लोग अगर सारी चीजें भूल जाए नो प्रॉब्लम, बट दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर एवरीवन फॉर देख दें। ई कोलाई, दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर किसी को गुर्दे का मसला है, किसी को ब्लैडर का मसला है या यूरेथ्रा का मसला है, 98% उन लोगों की जब हम यूरिन कल्चर करते हैं तो उसमें किस बैक्टीरिया की फाइंडिंग होती है? ई कोलाई। दिस इज द बैक्टीरिया एंड दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब एक बात आसान कर देता हूँ, चाहे इन्फेक्शन इन दोनों में हो, अपर यूटीआई हो, चाहे इन्फेक्शन इनमें हो, लोअर यूटीआई हो, दोनों के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज ई कोलाई। तो आप लोग ब्रैकेट में लेके मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन काज, ये कॉमन काज है किस चीज की? यूटीआई की। एग्जाम में क्वेश्चन आते, प्लीज रिमेंबर इट। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एंडवेलिंग कैथेटर। एंडवेलिंग
कैथेटर, ठीक है, कैथेटर। अब इसका मतलब ये है कि कुछ लोग आते हैं क्लिनिक के अंदर कि वो यूरिन पास नहीं कर सकते, होता है ना कि मतलब बूढ़े लोगों में वो पेशाब नहीं पास कर सकते, तो उसमें हम क्या डालते हैं, कैथेटर डालते हैं। अब अगर हम कैथेटर डालते हैं यूरेथ्रा के जरिए तो वो कैथेटर हम कहाँ तक लाते हैं, ब्लैडर। और अगर उस कैथेटर के जरिए हम हाइजीन मेंटेन ना करें तो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके साथ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर कैथेटर इन्फेक्टेड है और उसके साथ बैक्टीरिया ब्लैडर में आ जाए तो फिर चांस है कि वो बैक्टीरिया ब्लैडर से ऊपर जाकर के इसको डैमेज करे, किडनी को डैमेज करे। तो अगेन इट कैन कॉज पाइलोनेफ्राइटिस। नंबर 2, डायबिटीज मेलाइटस। जो लोग डायबिटिक होते हैं उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये सबको पता है कि बैक्टीरिया लव टू कॉज इन्फेक्शन व्हेन देयर इज हाई ग्लूकोज इन द ब्लड, क्योंकि एक्सिस ग्लूकोज के अंदर बैक्टीरियल सर्वाइवल चांसेस क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। क्लियर है कि नहीं? तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें अगर कहीं पे कट लग जाए तो उसका जख्म जल्दी ठीक होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वजह यह है कि डायबिटिक पेशेंट में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, और जहाँ पे शुगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और आखिर में लेके डिहाइड्रेशन। जिन लोगों में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, उन लोगों के अंदर भी क्या होता है, यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन में सॉल्यूट का लेवल बढ़ जाता है और वाटर की कंटेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डाइल्यूशनल इफेक्ट इज डिक्रीज, कंसंट्रेटेड इफेक्ट इज इंक्रीज, और उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद देखिए क्लिनिकल फीचर, कि अगर पाइलोनेफ्राइटिस का पेशेंट आ जाए तो हाउ इट विल प्रेजेंटेड, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होगी। नंबर 1, द फर्स्ट सिम्टम दैट इज कॉल्ड लंबर पेन। किसके साथ आएगा, लंबर पेन, क्योंकि जिस एरिया के अंदर किडनी पड़ी है दैट इज कॉल्ड लंबर एरिया, तो उस एरिया के अंदर पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। लेकिन सम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबर पेन दैट इज ऑफन, ये भी याद रखें, दैट इज ऑफ्टन रेडिएट टुवर्ड दी ग्रोइन एरिया। ये कहाँ पे रेडिएट करता है, ग्रोइन एरिया। द एरिया वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट इज नोन एज ग्रोइन एरिया। अब ये हर एक पाइलोनेफ्राइटिस के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब उसकी दर्द गुर्दे पे है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दर्द नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो लोग भी गुर्दे के दर्द में आते हैं तो उसने अपने गुर्दे को इस तरफ पकड़ लिया होता है, इसका मतलब कि मैक्सिमम पेन बैक साइड पे है, और इस कम का मतलब कि वो ग्रोइन की तरफ भी जा रहा है। तो देयर विल बी लोकलाइज्ड लंबर पेन और इट मे बी रेडिएट टुवर्ड द ग्रोइन एरिया। इसके साथ साथ पेशेंट डेवलप नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग के साथ साथ देयर इज हाई ग्रेड फीवर। इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर, चिल्स एंड राइगर। पेशेंट को जनाब चिल्स एंड राइगर होता है, ठीक है, मतलब शेवरिंग होती है, मतलब कप होती है। जिस तरह मलेरिया के अंदर चिल्स एंड राइगर होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर भी चिल्स एंड क्या होती है, राइगर होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लोगों में ऑन एग्जामिनेशन, यहाँ पे लेके या ऑन पाल्पेशन, जब हम पाल्पेट करते हैं, ऑन पाल्पेशन देयर इज कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस। इसमें क्या होती है, कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस। तो देखें यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, टेंडरनेस का मतलब इन लोगों को जब हम टच करते हैं तो दीज पेशेंट एक्सपीरियंस मोर पेन, उन लोगों को क्या होता है, ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। एक्चुअली जो किडनी है वो एब्डोमेन के अंदर फ्रंट में नहीं है, वो एब्डोमेन के अंदर बैक साइड पे है, ये पेरिटोनियम के बैक साइड पे है, इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बंदा आ जाए, अब आज शाबाश, इधर देखिए, इसमें अगर किडनी का पेशेंट आता है तो आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है, पेशेंट कहते हैं कि यहाँ पे उसकी बैक साइड पे दर्द है, क्योंकि किडनी फ्रंट में नहीं है, ये कहाँ पे होता है, बैक साइड पे। तो अगर हम यहाँ से देखें, जैसे सर्वाइकल एरिया, फिर इसके बाद होता है थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया जितना भी है वो चेस्ट कैविटी के सामने आती है। फिर जहाँ से एब्डोमेन स्टार्ट होता है तो लंबर एरिया स्टार्ट होता है। पेशेंट आता है उसको दर्द यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे दर्द का मतलब ये है कि दिस इज विच एरिया, लंबर एरिया। अब यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग हाथ रखें तो यहाँ पे रिप्स है कि नहीं है, यहाँ पे रिप्स है, क्योंकि रिप्स फ्रंट से होके इस तरफ बैक साइड का है, इसलिए ये रिप केज है। क्या है, रिप केज। यहाँ पे अगर पेशेंट हाथ रखे तो यहाँ पे रिप्स है कि नहीं, इस रिप्स के साथ यहाँ पे वर्टेब्रा से, क्या है, वर्टेब्रा। कोस्टो इज
is the word used for costo mean what? That is rib. Costo mean rib और vertebral mean vertebra. तो यहाँ पे जब हम vertebra और rib के दरमियान इधर पे हाथ रखते हैं the patient will experience more pain. तो जब हम टच करते हैं इस एरिया को the patient will jump. वो कहेगा कि उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस कहते हैं. क्लियर है कि नहीं? और कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस से मुराद ये है कि यहाँ पे किडनी है, अब उसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है और जब हम इन्फ्लेम्ड किडनी को टच करते हैं द पेशेंट विल एक्सपीरियंस मोर पेन. क्लियर है? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस. अब इसके बाद यहाँ पे लिखे कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन. अगर पाइलोनेफ्राइटिस का पेशेंट आ जाए तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है? पाइलोनेफ्राइटिस, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है? ठीक है, सबसे पहले हम सीबीसी करते हैं. क्या करते हैं? सीबीसी, जिसको हम कहते हैं ब्लड सीपी. तो हम ब्लड सीपी करते हैं. दैट इज कॉल्ड कंप्लीट पिक्चर. ब्लड कंप्लीट पिक्चर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि देयर विल बी इंक्रीज WBC, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो उसके अंदर कौन से सेल इंक्रीज होंगे? WBC. और WBC के अंदर स्पेशली अगर हम देखें तो उसमें न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ता है. तो इसका मतलब ये है कि WBC के सामने ब्रैकेट में लेके न्यूट्रोफिलिया, इसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिलिया, इंक्रीज न्यूट्रोफिल लेवल. फिर नेक्स्ट पॉइंट लेके इसमें जनाब हम यूरिन आरी करते हैं. क्या करते हैं? यूरिन आरी. तो यूरिन आरी करते हैं रूटीन एग्जामिनेशन. यूरिन आरी के अंदर आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा पस सेल. कौन से सेल? पस सेल. तो जब हम यूरिन टेस्ट करते हैं वो हमें बताते हैं कि यूरिन के अंदर पस सेल है, और जिसने यूरिन आरी के टेस्ट किए होंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा होगा पस सेल के सामने 2 to 3 इन नंबर, 3 to 4 इन नंबर. जब भी द वर्ड पस सेल कम और ये यूरिन के अंदर पॉजिटिव आ जाए इट शोज इन्फेक्शन. ये क्या बताता है? इन्फेक्शन. हाउ मेनी पस सेल शुड बी नॉर्मल इन द यूरिन? 0. मतलब नॉर्मली यूरिन के अंदर पस सेल नहीं होने चाहिए. अगर पस सेल यूरिन में आते रहे इट्स मीन कि किडनी के अंदर कहीं पे क्या है? इन्फेक्शन है. क्लियर है? तो यहाँ पे ये पस सेल बताएगी. फिर नेक्स्ट के यूरिन कल्चर करते हैं. क्या करते हैं? यूरिन कल्चर. अब यूरिन आरी, आरी स्टैंड फॉर रूटीन एग्जामिनेशन. यूरिन आरी और यूरिन कल्चर में फर्क है. कल्चर इसलिए करते हैं टू नो द काज, टू नो द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमें तो ये पता है कि 90% ऑफ द केसेस के अंदर यूटीआई की जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ई कोलाई. लेकिन फिर भी कंफर्म हम तब करेंगे जब हम क्या कर सके? यूरिन कल्चर कर सके. ठीक है, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ. एक बंदा है वो आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में दर्द हो रहा है 2 या 3 दिन से, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है. मैं पानी पीता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, पानी नहीं पीता तो दर्द बढ़ जाता है. नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि जब भी हम डिहाइड्रेट होते हैं, जिस तरह अभी इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, ये टीवी में टॉक शो में भी बताता है कि इन दिनों पे फ्लूइड इनटेक को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके. अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर किडनी अपना काम नहीं कर सकेगी, फिर पेन होगा. अब इन दिनों में अगर किसी को किडनी पेन हो और वो कहते हैं जब वो यूरिन पास करता है तो उसमें जलन महसूस होता है, इसका मतलब कि द पेशेंट हैज डिहाइड्रेटिंग सिम्टम्स. अब इसमें क्या करना है? पेशेंट को बताना है कि अपने आप को रिहाइड्रेट करें. उसको बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए. नंबर 2, उसको बताए कि यूरिन आरी करें. क्या करें? यूरिन आरी. और सिंपल भेजे फॉर यूरिन कल्चर. यूरिन कल्चर अगर आज आप यूरिन सिंपल देते हैं तो कल्चर रिपोर्ट विल कम आफ्टर 48 आवर्स. कितने घंटे के बाद? 48 आवर्स. मतलब 2 से 3 दिन के बाद कल्चर रिपोर्ट आती है, लेकिन यूरिन आरी आधे घंटे में होता है. ठीक है, यूरिन आरी सिर्फ ये बताता है कि पस सेल है कि नहीं. अगर पस सेल है तो वो ये बताता है कि अंदर से इन्फेक्शन है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इन्फेक्शन कराई किसने है. अब सिप्रोफाइटिकस है, ई कोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है. तो काज को मालूम करना ये किसका काम है? यूरिन कल्चर का काम है. हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, जो इस तरह मोहल्लों में बैठे होते हैं, वो हमें डेक्सामेथासोन लगाता है ताकि फीवर को कम करे. वो हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन जेल देता है ताकि एंटीबायोटिक स्टार्ट करें. अब अगर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन करा चुकी है, तो उसकी ग्रोथ आप खराब कर सकते हैं कि नहीं? सप्रेस कर सकते हैं. तो जो बंदा एंटीबायोटिक ले ले 1-2 दफ़ा और वो फिर क्या करें? यूरिन कल्चर, तो उसके अंदर बैक्टीरिया सही तरीके से नजर नहीं आएगी. इसलिए कहते हैं कि जब भी गुर्दे का मसला हो पहले जाकर यूरिन कल्चर करें, फिर चाहे आप एंटीबायोटिक यूज कर भी ले ले, कोई इशू नहीं है. लेकिन विदाउट यूजिंग एंटीबायोटिक पहला सिंपल क्या करें? यूरिन कल्चर.
ताकि वो बता सके कि आपको इन्फेक्शन किसने कराई है। तो उसकी बेस पे आपको आगे क्या यूज करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी। समझ गए क्या नहीं? तो दो बातें, ब्लड सीपी करते हैं आरई, नंबर 2 यूरिन आरई करते हैं और यूरिन कल्चर करते हैं। और फोर्थ नंबर भी अगर आप लोगों ने लिखना है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, किडनी अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के सामने लिखे इट शोज द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन। वो आपको ये बताती है कि किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है। तो टू नो द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस है तो पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने लिखना है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 रिहाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को हमने क्या करना है, रिहाइड्रेट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेस फ्लूइड लॉस हो चुके हैं तो हमने बाहर से पेशेंट को बताना है कि आईवी फ्लूइड ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल ग्लूकोज वगैरह पानी में मिलाया जाता है, हम कहते हैं ना ग्लूकोज डी के वो डब्बे आते हैं, वो पीना चाहिए। वैसे मशरूबात लेने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, आम वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किडनी को आप जितना ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करेंगे उतना हेल्दी काम करेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिहाइड्रेशन ऑफ दी पेशेंट। नंबर 2 हम पेशेंट को एनाल्जेसिक देते हैं। कहते हैं एनाल्जेसिक बिकॉज द पेशेंट एक्सपीरियंसेस एक्सटेंस पेन। और आप लोग को मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल कैप्सूल वरीन देते हैं, कहते हैं वरीन 50 mg में देते हैं। कोई भी गुर्दे का पेन हो, चाहे वो स्टोन की वजह से हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, लेकिन गुर्दे की पेन में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए और उस पेन को कम करने के लिए कोई मेडिसिन देना चाहे तो दैट इज टेबलेट वरीन। वरीन हम देते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है, एनाल्जेसिक्स के बाद हम पेशेंट को जनाब एंटीपायरेटिक देते हैं। कहते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक इसलिए देते हैं जिसकी वजह से हम फीवर को क्या कर सके, कम कर सके। यहाँ पे लेके पैरासीटामोल क्या दे सकते हैं, पैरासीटामोल, सिंपल पेनाडॉल देते हैं। पैरासीटामोल 2+2 के 2 टैबलेट सुबह लेनी है, 2 टैबलेट शाम को लेनी है। क्लियर है? पैरासीटामोल से उसका जो फीवर है, उसका जो स्पाइक है टेम्परेचर का, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। नंबर 4 एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक। आज तक जितने भी यूटीआई के केसेस हमने प्रैक्टिकली देखे हैं, 90% यूटीआई दैट इज ट्रीटेड बाय सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन से एंटीबायोटिक से, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो द बेस्ट यूटीआई ड्रग दैट इज कॉल्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कोई भी बंदा अगर आप लोगों को मिले जिसको पेशाब में जलन की शिकायत है, पेशाब में बर्निंग की शिकायत है या गुर्दे में दर्द की शिकायत है, उसको अगर किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिए हो तो उसके फार्मूले में क्या होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। व्हाई? दिस एंटीबायोटिक वंडरफुली वर्क अगेंस्ट इकोलाई। ये किसके खिलाफ काम करता है, इकोलाई। और ये बात हमने की है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई इज इकोलाई। लेकिन अगर ये जिस तरह जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये नोविडेट के नाम से आती है, ये नाम सुना है कि नहीं, नोविडेट 500 mg। क्लियर है? एक सुबह और एक शाम को देते हैं। लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस के लिए याद रखें, दिस नोविडेट टैबलेट शुड बी यूज फॉर राउंड अबाउट 3 वीक्स। ये कितने हफ्तों के लिए, 3 वीक्स। क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस की जो कोर्स है ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते चलती है, कि 1-2 दिन में रिकवर नहीं होता। द पेशेंट शुड टेक दिस एंटीबायोटिक फॉर राउंड अबाउट हाउ मेनी वीक, 3 वीक्स। अगर नोविडेट के नाम से ना मिले तो फिर इसका एक और नाम है, सेप्रॉक्स के नाम से आता है, सेप्रॉक्स से सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लियर है? तो सेप्रॉक्स के नाम से टैबलेट आती है, नोविडेट के नाम से आती है, ये सारे के सारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। लेकिन ये एक्सपेंसिव है और ये थोड़ा सा चीप है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इसकी यूज़ जो है ना कम है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। क्लियर है? इसके बाद अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं है तो आप लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन की जो टैबलेट है ये लीफ्लॉक्स के नाम से आती है, लीफ्लॉक्स। तो लीफ्लॉक्स के नाम से लीवोफ्लॉक्सासिन होता है, ठीक है। और आखिर में हम यूरिन की अल्कलाइजेशन करेंगे तो सिरप सेट्राल का नाम सुना है, हम सेट्राल का सिरप देते हैं। सेट्राल का सिरप देते हैं, इससे आधे गिलास पानी के अंदर 1 या 2 चम्मच डाल के उसको हल कर देते हैं। पेशेंट कहते हैं कि उसको पिया करें। इससे फ़ायदा यह है कि किडनी के अंदर जितना भी इन्फेक्शन है वो यूरिन के ज़रिए बाहर फ्लश कर देती है। और क्रैनबेरी के नाम से साशे आती है, वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 है, एंटीबायोटिक थेरेपी प्लस रिहाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। दैट इज द की इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं
वो 1 हफ्ता या 10 दिन तक सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन लेते हैं, लेकिन उसके सिम्टम रिजॉल्व नहीं होते, वो ठीक नहीं होता। तो प्लीज़ याद रखें जो बैकअप ड्रग है, बैकअप जो बाद में आप ट्राई कर सकते हैं, वो सेप्ट्रान डीएस है। क्या है? सेप्ट्रान डीएस। इस सेप्ट्रान डीएस के नाम से हमारे पास सिरप भी आता है, इसके नाम से टैबलेट भी आती है। सेप्ट्रान डीएस उन केसेस के अंदर हम यूटीआई में देते हैं जहां पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन फेल टू वर्क। क्लियर है कि नहीं? तो अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 1 हफ्ता बंदा यूज करे और वो फिर भी कहता है कि उसको यहाँ पे दर्द है, उसको जनाब मसले अभी कम नहीं हो रहे, तो फिर उसका बैकअप ड्रग ये है कि फिर यूटीआई में कुछ ऐसे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं तो वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन कवर नहीं करती। उसको कवर करने के लिए हम कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं? सेप्ट्रान डीएस देते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ हाँ जी, हाँ नहीं, डेंजेन डीएस जो है इसने एक पॉइंट रेस की है, इसका नाम है डेंजेन डीएस। जो डेंजीन डीएस है और सेप्ट्रान डीएस है, इसमें फर्क है। जो डेंजीन डीएस है, क्लियर है, दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे इन्फ्लेमेशन है या कोई चोट लग जाए जहाँ पे वो एरिया स्वेलअप हो जाए, या ट्रोमा के अंदर कोई जगह लग जाए वहाँ पे स्वेलअप हो जाए, या कोई बच्चे ऊपर से गिर जाए और उसका कहीं भी पार्ट आ जाए और वो स्वेलअप हो जाए, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? डेंजीन डीएस। डेंजीन डीएस को अगर आप गूगल करें या किसी शॉप में जाकर देखें, इसका जो फार्मूला है दैट इज स्टेराटोपेप्टाइडेज। ठीक है, ये स्टेराटोपेप्टाइडेज के फार्मूले में आता है, लेकिन इसका जो फार्मूला है दैट इज सल्फा मिथाक्सोजोल, ठीक है, प्लस ट्राइमिथोप्रिम, ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना? तो इसको कोट्रीमॉक्सोजोल भी कहा जाता है। तो इस नजर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेंजीन डीएस इज एंटी इंफ्लेमेटरी, क्लियर है, लेकिन जो सेप्ट्रान डीएस है इट इज एंटीबायोटिक। ये क्या है? एंटीबायोटिक है। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब जो छोटे 1 साल के 2 साल के, वो रोते रहते हैं और वो उसको नींद भी नहीं आती, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो मदर्स क्या करती है? उसको कौन सी एंटीबायोटिक पिलाती है? सेप्ट्रान डीएस। एक तो अगर बच्चे के अंदर इन्फेक्शन है इसको ठीक कर देती है, और दूसरी बात इसके अंदर सेडेटिव इफेक्ट भी है। क्या है? सेडेटिव इफेक्ट। तो इसके बाद जो है ना वो बच्चा क्या हो जाता है? सो जाता है। फेनर्गन सिरप का नाम सुना है कि नहीं? ये जो फेनर्गन है, सेप्ट्रान डीएस है, इसके अंदर जनाब इस तरह सेडेटिव इफेक्ट वगैरह होती है। क्लियर है? अब देखें यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये पायलोनेफ्राइटिस के बारे में पॉइंट है। दूसरे नंबर पे लेके लोअर यूटीआई, कि लोअर यूटीआई हमारे पास क्या है बुक के अंदर? लोअर यूटीआई में जो लिखा है इसका मतलब कि इन्फेक्शन इन द ब्लैडर आर यूरेथ्रा। ठीक है, मैंने आप लोगों को अपर यूटीआई में एक पढ़ा है जो बुक में भी लिखा है, दैट इज पायलोनेफ्राइटिस। दूसरी बात यह है कि यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं? पोस्ट ना होने के बराबर। लेकिन लोअर यूटीआई में या तो इन्फेक्शन ब्लैडर में होता है या यूरेथ्रा में होता है। इसमें जो बुक वालों ने लिखा है दैट इज कॉल्ड एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। कौन सा कंडीशन है? एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। तो प्लीज याद रखें, देखें बहुत सारे लोग जो है ना आफ्टर एमबीबीएस डोंट नो कि सिस्टाइटिस क्या है, ये वर्डिंग याद रखें। सिस्टाइटिस किसी की रिपोर्ट में आ जाए, इसका मतलब यह है कि इस बंदे को यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है। कहाँ की? यूरिनरी ब्लैडर। और वो इन्फ्लेमेशन किसने कराई है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यहाँ पे लेके इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर दैट इज नोन एज बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। इसका मतलब यह है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो उसको हम एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस कहते हैं। इसकी रिस्क फैक्टर लेके, रिस्क फैक्टर में आप लोग को पहले से पता होना चाहिए द मोस्ट कॉमन काज एंड रिस्क फैक्टर दैट इज विच बैक्टीरिया? ई कोलाई। चाहे अपर यूटीआई हो या लोअर यूटीआई हो, दोनों के अंदर अगर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड ऑफ ई कोलाई। नंबर 2, इसमें आप लोगों ने याद रखें एंडविलिंग कैथेटराइजेशन हो सकता है कि नहीं? अगर हम कैथेटर पास करें और उसमें जनाब हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो कैथेटर के साथ कुछ बैक्टीरिया बाहर से आ सकती है और वो भी ब्लैडर इन्फेक्शन करा सकती है। नंबर 2, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। कौन सा? न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसका मतलब क्या है? एनीवन? न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर से मुराद ये है a condition in which urinary bladder fail to contract and expel urine। अगर ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा हो जाए तो उसको तो यूरिन आगे यूरेथ्रा में ट्रांसफर करना चाहिए। कभी कभार ऊपर से ब्रेन के अंदर न्यूरॉन डैमेज होते हैं, जो न्यूरॉन किसको कंट्रोल करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर को। जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से,
तो हमें इधर सेंस होती है कि मैंने जाकर अब यूरिन पास करना है, इस तरह के नहीं। इसका मतलब यह है कि ब्लैडर का कनेक्शन जो है वो ब्रेन के साथ है। किसके साथ है? ब्रेन के साथ। तो अगर ब्रेन में वो न्यूरॉन डैमेज हो जाए जिसका कनेक्शन ब्लैडर के साथ है, तो फिर ब्लैडर फुल होगा लेकिन हमें सेंस नहीं होगा कि हमने यूरिनो पास करना है। इसको कहते हैं मैक्चुरेशन रिफ्लक्स फेलियर। जो मैक्चुरेशन रिफ्लक्स है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो आप लोगों के ख्याल में जब ब्लैडर फुल हो जाए तो उसमें यूरिन रिटेंशन के चांसेस होंगे कि नहीं? और जब ज़्यादा देर तक यूरिन रिटेन होगा तो इसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस तो ज़्यादा होंगे, तो फिर भी सिस्टाइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट देखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन जिसमें यूरेथ्रा जो है अंदर से नैरो हो जाए। तो अगर यूरेथ्रा नैरो है तो ब्लैडर आगे यूरिन पास नहीं करवाएगा, क्योंकि ब्लैडर से आगे यूरिन यूरेथ्रा में जाएगी। और अगर यूरेथ्रा अंदर से बंद है या यूरेथ्रा के अंदर नैरोइंग है तो फिर ज्यादा देर तक यूरिन किस में रहेगी? यूरिनरी ब्लैडर में, फिर भी सिस्टाइटिस के चांसेस तो ज्यादा होंगे। और लास्ट में लेके फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर के अंदर यूटीआई के चांसेस एज कंपेयर टू मेल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, क्योंकि फीमेल की जो यूरेथ्रा है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और मेल यूरेथ्रा इज 18 टू 20 सेंटीमीटर। तो आप लोगों के ख्याल में जितना यूरेथ्रा लेंथ कम है तो वहां पे बैक्टीरिया को रास्ता कवर करना क्या होगा? आसान होगा। तो फीमेल के अंदर यूटीआई के चांसेस एज कंपेयर टू मेल क्या होते हैं? ज्यादा। इसके सामने लेके ब्रैकेट में बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा, मतलब ये है कि फीमेल जेंडर के अंदर यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो वहां पे बैक्टीरिया के लिए एंट्री क्या होती है? आसान होती है। और जब बैक्टीरिया एंट्री करें तो फिर सिस्टाइटिस के चांसेस ज्यादा होती है। फिर 6 नंबर लेके सेप्रोफाइटिकस बैक्टीरिया। द 6 नंबर दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिकस। ये भी बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। कि सेप्रोफाइटिकस एक बैक्टीरिया है, ये भी जनाब सिस्टाइटिस करा सकती है। लेकिन प्लीज याद रखें 95% कॉमन काज इज ऑलवेज विच बैक्टीरिया? ई कोलाई। लेकिन अगर एक फीमेल है वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो उसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके जरिए अगर कोई इन्फेक्शन करा सकती है तो कौन सा बैक्टीरिया है? सेप्रोफाइटिकस है। क्लियर है? और आखिर में लेके क्लेब्सिला। विच बैक्टीरिया? क्लेब्सिला। तो ये क्लेब्सिला भी एक बैक्टीरिया है और ये तब इन्फेक्शन कराती है जब पहले से उस पेशेंट की इम्यूनिटी क्या हो? वीक हो। तो क्लेब्सिला कॉमनली काज इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। किस पेशेंट के अंदर? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। समझ गए कि नहीं? तो 2 बातें याद रखें। अगर आप लोगों को एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई चाहे अपर हो या लोअर हो, तो आप लोग का एक आंसर हो सकता है दैट इज कॉल्ड ई कोलाई। अगर मोस्ट कॉमन काज अब बैक्टीरियल सिस्टाइटिस पूछा जाए, ब्लैडर इन्फेक्शन पूछा जाए इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, आंसर इज सेप्रोफाइटिकस। लेकिन डायबिटिक पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, उसमें ब्लैडर इन्फेक्शन की काज क्या होता है? क्लेब्सिला होता है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब लिखे क्लिनिकल फीचर कि पेशेंट जनाब किस तरह की फीचर के साथ आएगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज कॉल्ड सुप्राप्यूबिक पेन। किसके साथ? सुप्राप्यूबिक पेन। देखिए एक्चुअली जो अम्बिलिकस है, पेट के अंदर जो सेंटर में अम्बिलिकस है, इसके ऊपर स्टमक होता है। क्या होता है? स्टमक। अगर आप अम्बिलिकस को द सेंटर ले रहे तो अम्बिलिकस के ऊपर एपिगैस्ट्रिक एरिया है जिसमें क्या है? स्टमक। और अम्बिलिकस के नीचे अगर आप जाए इसको सुप्राप्यूबिक एरिया कहते हैं और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है। जब इंसान में यूरिनरी ब्लैडर, हम कभी कभार क्या करते हैं कि यूरिन को रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं। हम कहते हैं कि यार अब मुझे लगता है कि मैंने पेशाब करना है, लेकिन 5-10 मिनट उसको हम होल्ड करना चाहते हैं। तो ज्यादा फिर इंसान को जब पेन आता है तो वो इस अम्बिलिकस के नीचे होता है कि नहीं? हम कहते हैं कि यार आई फील दैट नाउ माई ब्लैडर इज गोइंग टू रप्चर। इसका मतलब ये है कि जब भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मसला होगा तो जो पेन हमें फील होगा तो वो किस एरिया पे होगा? सुप्राप्यूबिक पेन। लेकिन जो किडनी है उसमें लंबर पेन होता है और ब्लैडर के अंदर सुप्राप्यूबिक पेन। फिर इंसान को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इन्फेक्शन जब होता है, जब ब्लैडर अंदर से इन्फेक्टेड होता है तो वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो हम बार बार जाकर यूरिन पास करेंगे। नंबर्स ऑफ यूरिन पासिंग टाइम क्या हो जाती है? ज़्यादा। दैट इज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीजेस।
इसके बाद यूरिनरी अर्जेंसी, मतलब ये है कि जल्दी जल्दी यूरिन पेशेंट को आएगी, लेकिन वो ब्लैडर को कंप्लीटली एम्प्टी नहीं करेगी। मतलब इंसान को लगेगा अभी वो यूरिन पास कर क्या है, 5 मिनट के बाद उसको फिर फीलिंग होगी कि वो दोबारा जाकर यूरिन पास करे, और उसको ऐसा लगेगा कि उसने ब्लैडर को कंप्लीटली एम्प्टी नहीं किया है। और साथ में लेके वेरी इंपॉर्टेंट, जब इन्फेक्शन ब्लैडर के अंदर हो, द पेशेंट विल फील पेन while passing urine, that is called dysuria। इसको क्या कहते हैं, dysuria, पेनफुल यूरिनेशन। जब इंसान पेशाब पास करे और पेशाब पास करने के दौरान उसको दर्द महसूस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, dysuria। तो dysuria मीन्स पेनफुल यूरिनेशन, ये याद रखें, ठीक है। और आखिर में लेके देयर विल बी बर्निंग यूरिनेशन, क्या हो सकती है, बर्निंग यूरिनेशन। मतलब पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है। तो बर्निंग यूरिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें नोट में लेके फीवर, chills and rigor यूजुअली, हाँ जी, यूजुअली एब्सेंट इन सिस्टाइटिस, ये पूर्ण है, एब्सेंट इन सिस्टाइटिस। इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन है ब्लैडर के अंदर, इसमें सिस्टेमिक सिम्टम नहीं होते, लाइक फीवर, चिल्स एंड राइगर, लेकिन दीज सिम्टम आर मोर प्रोमिनेंट इन अपर यूटीआई, स्पेशली इन पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में जब भी गुर्दे का दर्द होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर, चिल्स एंड राइगर जरूर होता है, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, सिस्टाइटिस में। इसका वजह बुक ये बताता है कि जब ब्लैडर में इन्फेक्शन हो तो उसमें बैक्टीरिया ब्लैडर तक ही रहती है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया ब्लैडर से इन्फेक्शन करा के किडनी में जाती है तो किडनी से फिर ये बैक्टीरिया मिक्सअप कर देती है, ब्लड में चली जाती है, और ब्लड के जरिए फिर ब्रेन में हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर सेंटर को इंक्रीज कर देती है। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो लोकलाइज रहती है ब्लैडर तक, तो ये अदर सिस्टेमिक सिम्टमों नहीं कराती। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए, अपर यूटीआई प्रेजेंटेड विद फीवर, चिल्स एंड राइगर, बट लोअर यूटीआई के अंदर यूजुअली फीवर एंड चिल्स एंड राइगर नहीं होती, ये एब्सेंट होती हैं। अब लिखे इसमें जनाब इन्वेस्टिगेशन क्या है, कि व्हाट इज दी इन्वेस्टिगेशन, सेम लाइक अपर यूटीआई। आप लोग लिखे सेम एज अपर यूटीआई। अपर यूटीआई जैसे मतलब हम सीबीसी करेंगे, हम यूरिन आरई करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, और हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। यहाँ पे देखें, जब भी आप लोग किसी को अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, किसी भी पेशेंट को अगर गुर्दे का मसला है या उसको पेशाब में जलन फील होता है, या वो कहते हैं कि जब भी पेशाब पास कर तो मुझे दर्द होता है, और आप कहते हैं कि यार इसका मसला क्या हो सकता है, और आप उसको क्या लिखना चाहें, अल्ट्रासाउंड, तो हमेशा KUB लिखा करें। क्या लिखा करें, KUB। आप एडवाइस करें अल्ट्रासाउंड KUB स्टैंड फॉर अल्ट्रासाउंड हैव टू लुक फॉर किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। इसका मतलब यह होता है, क्लियर है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब भी अल्ट्रासाउंड लिखता है तो सामने क्या मेंशन करता है, KUB। KUB का मतलब ये होता है इसमें जो अल्ट्रासाउंड वाला बंदा है वो किसको लोकेट करेगा, किडनी को, यूरेटर को और ब्लैडर को, क्लियर है। और अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट आती है तो उसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की स्टेटस ये होता है, तो ये तीनों एक जैसे कराई जाती है, चाहे वो अपर यूटीआई हो या लोअर यूटीआई हो, दोनों की सेम इन्वेस्टिगेशन में हम क्या अल्ट्रासाउंड लिखता है, KUB लिखते हैं। अब लिखे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट जो है, इसकी ट्रीटमेंट सेम एज अपर यूटीआई, वही सेम आप लोगों ने हाइड्रेशन करनी है, एंटीबायोटिक देनी है। इसमें एंटीपायरेटिक यूज नहीं करते क्योंकि इसमें यूजुअली फीवर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिखे सेम एज अपर यूटीआई, लेकिन ये बात पहले से पता होना चाहिए कि देयर इज नो रोल ऑफ एंटीपायरेटिक बिकॉज इन दीज पीपल देयर इज नो फीवर, चिल्स एंड राइगर। आखिर में लिखे नोट, ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ये क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। शाबाश, ये कौन बता सकता है। If someone tell me this point, that will be very very important. What is hemorrhagic cystitis? पहले तो याद रखिए कि what is cystitis first? Inflammation of, very good. अगर ब्लैडर की ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाए जिससे ब्लड भी निकलना शुरू हो जाए और फिर यूरिन के अंदर ब्लड भी आना शुरू करे, इसको क्या कहते हैं, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस का जो लीडिंग काज है दैट इज कॉल्ड एडिनो वायरस। वो कौन सा है, एडिनो वायरस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में आता है
कि हीमोरेजिक सिस्टाइटिस के अंदर द लीडिंग काज इज वायरल इन्फेक्शन एंड दैट इज नोन एज ऑफ एडिनोवायरस इन्फेक्शन। क्लियर है? ये तो फर्स्ट है। अब अगर एग्जामिनर ये बताए कि एक पेशेंट है उसको हीमोरेजिक सिस्टाइटिस हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि इसमें एडिनोवायरस इन्फेक्शन हो नहीं है, तो फिर इसने एक ड्रग लिया होगा विच इज कॉल्ड साइक्लोफॉस्फेमाइड। उस ड्रग का नाम क्या है? साइक्लोफॉस्फेमाइड ओवरडोज। जब इस ड्रग की डोज को हम बढ़ाए तो इट कैन डैमेज द ब्लैडर लीडिंग टू हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। तो जब भी हीमोरेजिक सिस्टाइटिस का पेशेंट मिलता है क्लिनिक के अंदर तो इसकी वजूहात दो हो सकती है, या तो उसको वायरल इन्फेक्शन है या उसने एक ड्रग की डोज को बढ़ाया है। उस ड्रग का नाम है साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब आप लोग कहोगे कि ये ड्रग क्या है? इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव। या तो ये हम ट्यूमर में यूज करते हैं या इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर यूज करते हैं। लेकिन साइक्लोफॉस्फेमाइड का काम ये है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? सप्रेस करता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ब्लैडर को डैमेज करके हीमोरेजिक सिस्टाइटिस कराता है। ये क्वेश्चन मैंने खुद भी एग्जाम में फेस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है और उनके मुताबिक उन लोगों को भी आया है। तो प्लीज रिमेंबर कि हीमोरेजिक सिस्टाइटिस ड्रग इंड्यूस अगर आ जाए तो थिंक अबाउट साइक्लोफॉस्फेमाइड। उधर ABCD ऑप्शन में एक ड्रग दिया जाता है, उसका नाम है साइक्लोसिरीन। ये साइक्लोस्पोरीन वो अलग चीजें है, इसका नाम है साइक्लोफॉस्फेमाइड। क्लियर है? और दूसरी बात, अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं दिया गया है, कोई वायरस इन्फेक्शन पूछी गई है, तो उसका आंसर क्या है? एडिनोवायरस है। क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी जी। सिस्ट बनते हैं वो अलग पढ़ेंगे। नहीं, सिस्ट जो है वो जेनेटिकली बनते हैं, मतलब जेनेटिकल डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम 16 का या क्रोमोसोम 4 का। एक होता है ए ऑटोसोमल डोमिनेंट ADPKD और एक होता है ARPKD। इसका मतलब यह है, बात है नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और एक को कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सिस्ट का मतलब कि इस तरह के तेले बनते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फ्लूइड होता है। अब वो सिस्ट जो है किडनी के अंदर किडनी को काम करने नहीं देती, तो फिर उस सिस्ट की वजह से बाद में UTI के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन UTI की वजह से सिस्ट तो नहीं बनते। क्लियर है कि नहीं? तो सिस्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ UTI बट UTI itself डू नॉट डेवलप सिस्ट। फिर सिस्ट में मैं बताऊंगा आगे कि एक होते बिनाइन सिस्ट और एक होती मलिग्नेंट सिस्ट। एक को सिंपल सिस्ट कहा जाता है, एक को कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहा जाता है। एक किस्म के सिस्ट वो है अगर वो जिंदगी भर भी रहे तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं कि अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्ट है ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है और सिस्ट की वजह से UTI के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्लियर है? हाँ तो देखे ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है कि नहीं। अब अगर एक पेशेंट है उसको पहले से सिस्ट है और ऑन द टॉप ऑफ दैट द पेशेंट इज डायबिटिक, तो उसकी गुर्दा पहले से खराब है और डायबिटीज कैन आल्सो डैमेज द किडनी, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन क्या होगी? वो ज्यादा होगी। क्लियर है? इसको कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन। इसके साथ कोई और ऐसी कंडीशन है कि वो जो डैमेज है उसको मजीद एक्सेलरेट कर देती है। क्लियर है? लेकिन सिस्ट पे हम अलग लेक्चर लेंगे कि सिस्ट का मतलब क्या है। बहुत सारे खानदानों के अंदर बहुत सारे लोग, हमारे अपने रिलेटिव्स के अंदर 2-3 बंदों को सिस्ट है, लेकिन वो बिनाइन सिस्ट है। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हम कमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास क्या है, दैट इज लोअर UTI, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस है। क्लियर है? टाइम कितना हुआ है? हाँ ओके, एक पॉइंट सिर्फ याद रखें। देखें, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा कि व्हाट इज मेंट बाय यूरिनरी कास्ट। यूरिनरी कास्ट क्या चीज है? एनीवन कैन टेल मी? यूरिनरी कास्ट ये कौन बता सकता है? यूरिनरी कास्ट का मतलब क्या है? ओके हाँ ओके, व्हाट इज यूरिनरी कास्ट? ये नाम सुना है कि नहीं? ओके इधर देखे, एक्चुअली यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखे, सिर्फ इसका आप लोग कंसेप्ट देखें। दिस कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, फिर इसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले। अब इधर देखें, फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ से DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट।
इस तरह के नहीं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, फिर रीनल पेल्विस में जाकर यूरिन बनती है, ठीक है। अब सुन ले सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड में कंसेप्ट मेंशन नहीं है लेकिन आप लोगों को याद रखना है। दैट इज लूप ऑफ हेनले, दिस इज कॉल्ड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब सुन ले, यहाँ पे जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, ये मेरा मेन एरिया है, डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट, इसकी बात नहीं कर रहे, क्लियर है। ये जो नेफ्रॉन है, इसका ये वाला पार्ट जो बोमेन कैप्सूल है या पीसीटी है या लूप ऑफ हेनले, यहाँ तक ये नेफ्रॉन का अर्ली पार्ट है, फर्स्ट हाफ है, और ये क्या है, लास्ट हाफ। इसको प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं और इसको डिस्टल पार्ट कहते हैं। तो हम फोकस किस पार्ट पे कर रहे हैं, डिस्टल। अब ये जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, असल में ये एरिया एपिथेलियल सेल से बना होता है। किस सेल से, एपिथेलियल सेल। अब सुन ले, यहाँ की जो डीसीटी के जो एपिथेलियल सेल है, याद रखना है ये एक खास किस्म की प्रोटीन्स बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटीन, याद रखे। और जो एपिथेलियल सेल कलेक्टिंग डक्ट के है, वो भी एक किस्म की क्या बनाती है, प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, जिसने ये नाम बता दिया उसका जो असेंबली भी क्लियर हो सकता है कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की एपिथेलियल सेल नॉर्मल बंदे में, हम में भी एक स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट करता है, उसका नाम क्या है। हाँ तो तो नाम बताए ना। हाँ जी, हाँ ओके। पीसीटी इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल, लेकिन ये भी एपिथेलियल सेल है, लेकिन ये वो प्रोटीन नहीं बना सकती। वो स्पेशल प्रोटीन सिर्फ वो एपिथेलियल सेल बना सकती है जो कहाँ की है, डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट। हाँ जी, बताना है कि बताओ। हाँ, एक्सीडेंट कहाँ से देखा है, गूगल से देखा है, ओके। तो बस गूगल पास है, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड, सुन ले, दैट इज कॉल्ड टेम हॉर्स पाल प्रोटीन। क्लियर है कि नहीं, इसको कहते हैं टेम हॉर्स पाल प्रोटीन। दिस इज स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ विच पार्ट, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है। अब सुन ले, ये जो